हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हम यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी या कह लीजिए भौतिक भूगोल को हम लोग पढ़ रहे थे और जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था बच्चों मेरे सोलर सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक क्या कर रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, सोलर सिस्टम। यानी अगर हिंदी की बात करें मेरे बच्चों तो सौर मंडल हम लोगों का टॉपिक चल रहा था। ठीक है, सोलर सिस्टम में ऑलरेडी हम लोग 3 क्लासेस कर चुके हैं, आज इसकी चौथी क्लास है। तो मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या कर लिया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सारा कुछ बताया कि सोलर सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कुछ फैक्चुअल डाटा मैंने आपको वहां लिखा है। सेकंड क्लास में मैंने बताया कि सोलर सिस्टम के अंतर्गत जो सूर्य होता है हमारा, यानी जो एक तारा है हमारा, उसको हम लोगों ने सेकंड क्लास में बहुत डिटेल से किया। थर्ड क्लास में कल मैंने आपको ग्रह के बारे में बताया था, ग्रह के एक मैंने मैप बनवाया था, एक मैंने आपको डायग्राम बनवाया था और फिर मैंने आपको ग्रह के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बताई। आज हम लोग जो हमारे 8 ग्रह हैं बच्चों, उनके बारे में हम लोग एक एक पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ग्रह के बारे में ही स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं मेरे बच्चों, वो पिछली क्लासेस देखेंगे तो आपको सारी क्लासेस लिंक हो जाएंगी, आप एक दूसरे से लिंक कर पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि बच्चों ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं कि पिछली चीजें नहीं देखी है तो आपको दिक्कत होगी, नहीं। हाँ, ये है कि आपको एक सीक्वेंस में चीजें नहीं है रहेंगी आज। तो आज की चीज जैसे आज है तो अब पिछली चीजें मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि पिछली चीजें तो आपको पिछली क्लास में देखनी पड़ेगी। तो बस ये है कि आपको पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको पिछली क्लासेस देखनी पड़ेगी। ठीक बच्चों, तो और उसके लिए आपको परेशान भी नहीं होना है। मैं क्या करूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट की जो जितनी भी वीडियो है मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, मैं उसकी प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा, इस पे आप वहां से जाके देख लीजिएगा। पिछली क्लासेस और भी मैंने जैसे आपको इसका सिलेबस बताया कैसे क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीजें पिछली क्लास में आपको देख लीजिएगा। आपको यहाँ प्लेलिस्ट पे मैं दे दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम बात करने जा रहे हैं जैसे सौर मंडल। तो मैंने बताया कि हम सौर मंडल में आज जो अध्ययन करने वाले हैं मेरे बच्चों वो है ग्रह यानी प्लेनेट। आज हम लोग जिन चीज की बात करने वाले हैं वो है प्लेनेट। ठीक है, यानी अगर हम बात करें ग्रह, ठीक है, तो आज हम लोग प्लेनेट यानी ग्रह या प्लेनेट्स कह दो या ग्रहों की बात करें, ऐसे कह दीजिए। ठीक है, आज हम इनकी बात करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले आपको डायग्राम में बना देता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो उस डायग्राम से आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, मैं इस डायग्राम को इसलिए बना रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे 8 ग्रह हैं, 2 4 2 6 2 8। इनका नाम क्या क्या है बच्चों, मैं नाम आपको बता दूं। तो ये हमारे फर्स्ट जो है इसका नाम है मरकरी यानी बुध बच्चों मेरे। इसका जो फर्स्ट नाम है मरकरी यानी बुध। इसका जो नाम है विनस यानी शुक्र बच्चों, सेकंड। फिर ये हमारा अर्थ है यानी पृथ्वी। फिर ये हमारा मार्स यानी मंगल। देन जुपिटर यानी बृहस्पति। अब ये बृहस्पति बार दिन वाला बृहस्पति नहीं है, ये हमारा बृहस्पति नाम है। सैटर्न यानी शनि, सैटर्न है ये यानी शनि बच्चों। फिर ये यूरेनस यानी अरुण, और फिर ये नेपच्यून यानी ये बच्चों मेरे ये क्या है, वरुण। तो ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं। अगर इनका मैं आपको पाथ बताऊं, ये ऐसे इस तरीके से आपको अगर मैं बात करूं तो ये फट से मैं डायग्राम आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा, मैं आपको बना देता हूं। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी सारे ये डायग्राम इस तरीके से बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों 8 ग्रह। मैंने ये बनाया क्यों, सबसे पहली चीज ये मैंने जो बनाया है ये दूरी के क्रम में बच्चों क्या है, ये ग्रह है दूरी के क्रम में। मतलब सबसे पास में सन के कौन सा है, तो बुध ग्रह। फिर उसके बाद कौन सा है, शुक्र है। फिर उसके बाद अर्थ, यानी अर्थ जो है दूरी के क्रम में सन से तीसरे स्थान पर है। फिर अगर हम मार्स की बात करें तो ये चौथे स्थान पर आ गया।
जुपिटर की बात करें तो ये 5वें स्थान पर आ गया, शनि की यानी सैटर्न की बात करें तो 6ठे स्थान पे आ गया, यूरेनस यानी अरुण की बात करें तो ये 7वें स्थान पे आ गया, और नेपच्यून की बात करें यानी वरुण की तो 8वें स्थान पर आ गया। तो 8 ग्रह हैं। पहले हमारे यहाँ मान्यता थी 9 ग्रह थे। 9 ग्रहों में एक जो प्लूटो है उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो उसको क्यों हटाया गया हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम इन 8 ग्रहों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक चीज बता दी कि ये जो डायग्राम है इसको आपको दिमाग में याद रखना है कि दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह किसके बाद आता है, यदि सूर्य से दूरी के क्रम में कौन कौन से ग्रह हैं, तो आपको इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू ये समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, जैसे ये जो ग्रह है मरकरी, ये मरकरी है, ये सूर्य के करीब है, तो इसका जो परिवलयकार जो पथ है वो क्या होगा, इसका थोड़ा छोटा बनेगा। किसकी तुलना में? बुध की तुलना में। क्यों? क्योंकि भाई ये करीब है, तो इसके बीच देखो, जैसे कि ये है, ठीक है, जैसे मान लो ये है, ये सन है, अब इसके चारों तरफ बुध इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, और फिर इसके चारों तरफ शुक्र इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, फिर इसके चारों तरफ जो है पृथ्वी जो इस तरीके से घूम रही। अब आप सोचिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये अर्थ हो गया। अब आप सोचिए, बुध को सिर्फ इतना पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो इसको क्या होगा, इसको सन की जो परिक्रमा करने में इसको कम समय लगेगा। भाई कोई 2 किलोमीटर का रास्ता हो और कोई 5 किलोमीटर का रास्ता हो और कोई 10 किलोमीटर का रास्ता हो, तो भाई स्पीड सेम होगा, सबकी स्पीड लगभग सबकी सेम हो, तो फिर क्या होगा, उनमें समय ज्यादा लगेगा ना। 2 किलोमीटर की तुलना में 5 किलोमीटर वालों को ज्यादा समय लगेगा, 5 किलोमीटर की तुलना में 10 किलोमीटर वालों को चलने में ज्यादा समय लगेगा। तो इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जो इनका घूर्णन है, यानी जो इनका सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने का जो समय, वो क्या होगा, जो जैसे जैसे हम इन सूर्य से बढ़ते जाएंगे, वैसे जैसे जैसे हम सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह की बढ़ेंगे, वैसे ही इनका क्या होगा, इनका दिन भी बढ़ते जाएंगे। जैसे इसका कितना है, 88 दिन है सूर्य की परिक्रमा करने में, इसका कितना है, 225 दिन है। देखो तो बढ़ गया ना, क्यों? क्योंकि इसका पाथ बढ़ा है बच्चों, इसका पाथ बढ़ा है ना, तो इसका डे भी तो बढ़ा होगा घूमने में। ठीक है, इस बात को मैं समझाना चाह रहा था। फिर अर्थ को देखो, अर्थ को कितना लगता है, 365 दिन 6 घंटे लगता है। क्यों? क्योंकि देखो इस शुक्र से बड़ा पाथ है। इसी तरीके से मार्च से कितना लगता है, तो इसको 687 दिन लगते हैं। इसको कितना लगता है, इसको 11.9 ईयर लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्च से भी ज्यादा दूरी पर है सूर्य से, तो इसका परिवलय जो पाथ है इसका सन से ट्रेवल करने का, वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, इनके डेज घूमने का, परिक्रमा करने के सूर्य के चारों तरफ वो क्या होंगे, बड़े हो जाते हैं। क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। इस चीज को समझे कि नहीं आप समझे? एक तो दूरी के क्रम में इस तरीके से समझ गए, और देश के हिसाब से ऐसे समझ गए कि परिक्रमा क्यों करेंगे, कैसे करते हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, जितनी दूरी जाएगी वो वैसे ही इनका क्या होगा, परिक्रमा करने का दिन भी क्या होगा, सूर्य के चारों तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये चीज को आपको याद रखना है। तो अगर आपको एक चीज याद हो कि अगर ये क्रम आपको याद हो दूरी से, तो आप डे आराम से निकाल सकते हैं। आपको तुक्का लगाना है, मान लो किसी दिन पूछ लिया जाए कि जो है, जो क्या कहते हैं, जो मंगल सूर्य की कितने दिनों में परिक्रमा करता है, तो आपको मैंने एक चीज बताया था कि जो शुरुआत के जो 4 हैं ये डे में परिक्रमा करते हैं, और लास्ट के जो 4 हैं वो ईयर में परिक्रमा करते हैं। कैसे? इसका जो ईयर है 11.9 है, इसका ईयर है 29.5 है ना, और इसका कितना है, इसका 84 ईयर है, और उसका कितना 185 ईयर है। ठीक है, सॉरी 165 ईयर है। और अगर इनकी बात करें तो देखो इसका कितना 88 डेज है, इसका कितना है 225 डेज है, इसका कितना है 365 डे 6 आवर है, और इसका कितना है, इसका 687 डेज है। तो ये देखो ये 4 के डेज है। तो आपको नहीं भी पता होगा तो आप आराम से बता पाएंगे कि नहीं, अर्थ का इतना है, ये दूरी से क्रम में देखेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम दिया इस पे। ठीक है, तो डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम एक एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे और दूरी के क्रम में ही लिखना शुरू करेंगे, यानी पहले बुध को पढ़ेंगे, फिर शुक्र को, फिर इसे। ठीक है, चलिए देखो, ज्योग्राफी को सीखना है बच्चों में, बस आपको करना बस यही है कि क्लास को रेगुलर देखना है। डेली पर डे मेरी एक क्लास रहती है इस चैनल पर, आप डेली की डेली एक क्लास देखेंगे। ठीक है, पर डे जो चल रहा है उसको और डेली रिवीजन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाएंगे। जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, जो चीज़ें मैं यहाँ डायग्राम में बना रहा हूँ, हालांकि ये डायग्राम तो मैंने कल बनाया था, आज जरूरत नहीं है आपको, लेकिन जो चीज़ें मैं यहाँ पर बनवा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, वो आपको साथ साथ मेरे लिखते चलना है। ठीक है, तो अब आप लोग डालेंगे, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे, दूरी से क्रम, हेडिंग नहीं डालेंगे, ऐसे लिख लीजिए। पहला ग्रह नाम डालिए, छोड़िए, पहला ग्रह का नाम डालिए,
पहला ग्रह डालिए। अब पहला ग्रह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुध के बारे में, ठीक है, बुध के बारे में यानी मरकरी के बारे में। ठीक है बच्चों, देखो मैं इन ग्रहों को पढ़ाने से पहले आपको एक चीज जरूर आगाह कर देता हूं कि यहां पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मेंस में यूपीएससी यूपीपीसी मेंस में यहां से क्वेश्चंस नहीं आते बच्चों। तो हम लोग अपने पीटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे इसको, ठीक है, पीटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे। तो यहां पर वही चीजें पढ़ेंगे जो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसमें ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे। हाँ, इसके बाद जो टॉपिक शुरू होने वाले जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये सारी चीजों को हम लोग बहुत डिटेल से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से मेंस के क्वेश्चन आते हैं, तो जहां से मेंस के क्वेश्चन आते हैं वहां हम लोग डिटेल में जाएंगे, जहां नहीं आते वहां नहीं जाए, क्योंकि अनावश्यक समय जाएगा हमारा और फिर कोई आउटपुट निकलेगा नहीं उसका, तो कोई मतलब नहीं बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा ही आपकी जिज्ञासा जागे तो मैंने जो बुक रिकमेंड की है उसमें फर्स्ट चैप्टर आपको यही सौरमंडल मिल जाएगा, आप आराम से उसको पढ़ते रहिए जितना पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि बच्चों अनावश्यक टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, समय देने का कोई मतलब नहीं है। जब उसमें क्वेश्चन ज्यादा पूछने जाने, ज्यादा क्वेश्चन डिटेल में आना नहीं है तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का डिटेल का, ठीक है। तो आप मुझसे ये उम्मीद मत करिएगा कि हम अब आपको यहाँ पर बहुत डिटेल से चीजें ले जाकर पढ़ाऊं, क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं बच्चों उसकी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है बस खाली थोड़ा सा। चलिए इसमें पहला पॉइंट क्या लिखना है। ओहो, एक सेकंड बच्चों, ये इंक तो हो गया आज ज्यादा ही भर गई लग रहा है। चलिए, बर्बाद हो रही है, चलो ठीक है। तो चलो बच्चों, फर्स्ट क्या लिखेंगे, बुध लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। ये चीज तो आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही है, बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है। फिर यह सौरमंडल का, लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह। इट इज अ स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ, इट इज अ स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ, ठीक है, ऑफ यूनिवर्स, सॉरी यूनिवर्स नहीं, सोलर सिस्टम। इट इज अ स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम या सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, यह सूर्य की परिक्रमा, यह सूर्य की परिक्रमा यानी सूर्य के चारों तरफ कितने समय में घूमता है, या सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। तो यह सूर्य यानी ये सूर्य है, ठीक है, और सूर्य के चारों तरफ ये एक चक्कर लगाने में यानी 360 डिग्री घूमने में इसको कितना समय लगता है, तो ये 88 दिन। सूर्य के 360 डिग्री एंगल बनाने में इसको 88 दिन का समय लगता है, ठीक है, 88 दिन का, यानी पूरा एक, यानी यहां से चलना शुरू किया तो यहां से लेकर पूरा एक चक्कर लगाने में इसको कितना 88 दिन का समय लगता है, ठीक है बच्चों मेरे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें एक फैक्ट और लिखते चलिए, चलो, इसका एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, 90 दिन के बराबर होता है, के बराबर होता है। इसका एक दिन पृथ्वी के यानी बुध का जो एक दिन है वो पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, ठीक है। याद समझ में आया। इसका एक दिन जो है पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, यानी जब पृथ्वी के 90 दिन होते हैं तब हमारा बुध का एक दिन होता है, ठीक है। तब बुध का यानी जितने दिन में हमारे 90 दिन होते हैं उतना सिर्फ वो एक दिन होता है इसका, ठीक है। तो इसका दिन यानी बुध का दिन जो है पृथ्वी से बड़ा है, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि बुध जो ग्रह है उसका दिन जो है पृथ्वी से बड़ा है, काफी बड़ा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। फिर इसके याद रखना है इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, बस ये लिख लेना है लास्ट पॉइंट, इसका
अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, यानी जैसे हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ का जो एक सैटेलाइट है या उपग्रह है, उसका क्या नाम है, चंद्रमा है। जैसे मंगल है, उसका नाम, उसके दो उपग्रह फोबोस एवं डिमोस, यानी इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है, इसका कोई अपना नेचुरल उपग्रह नहीं है। वैसे तो मानव में तो भेजे गए हैं, लेकिन नेचुरल क्या है, इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, यानी नेचुरल, हम प्राकृतिक बात कर रहे हैं, पता चला मानव भेज दिया वो वाला नहीं, प्राकृतिक की बात कर, जो अर्थ जो क्या कहते हैं सोलर सिस्टम में बना हो खुद से, वैसा कोई इनमें उपग्रह नहीं। ठीक है, तो ये बुध के बारे में इतनी 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इनके बारे में डिटेल से पढ़ने की, इससे ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक बच्चों मेरे, तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें, लिख लिया होगा आपने, चलिए लिखते चलिएगा साथ साथ। ठीक है बच्चों, बहुत समझदार हैं। चलो आगे हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट ग्रह की बात करेंगे। नेक्स्ट प्लेनेट क्या है बच्चों मेरे, तो वो है विनस, यानी शुक्रवार, सॉरी शुक्रवार नहीं, शुक्रवार तो दिन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम विनस की बात करने जा रहे हैं, यानी शुक्र की बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट ग्रह। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं बार बार। ठीक है, याद रखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, शुक्र यानी इसका जो नाम है उसको बोलते हैं विनस। देखो हमारे यहाँ नहीं कहते हैं शुक्र शनिवार, तो शुक्र शनिचर दो ग्रह है ना, हम लोग मानते भी, और ये नाम भी उनके वही हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ बहुत पहले से प्रथा चली आ रही। जब शिव जी का देखो विवाह होता है, तो क्या होता है कि जो शुक्र और शनिचर हैं दोनों जाते हैं। ठीक है, दोनों जाते हैं, है ना, उनको न्योता दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों जाते हैं, तो ये मानव की संकल्पना भी है वहाँ पर, हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और शनि को जो है, जो अगर देख सकते तो जो रावण था उसने कैद भी कर लिया था, फिर हनुमान जी ने उसको छुड़वाया था। तो यहाँ भी देखो मानव की संकल्पना थी, यानी हम लोग हर चीज को, कोई भी हो, प्लेनेट हो या हर चीज हो, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से जोड़ देते हैं। जोड़ने का रीजन ये होता है कि हमारा उसके प्रति आदर बढ़े, हमारा उसके प्रति ये बढ़े कि हमारी उनके प्रति क्या है, वो हमारे लिए वो पूजनीय है। ठीक है, और हम उनको क्या करते हैं, देखो प्रकृति को हर चीज से जोड़ने का मतलब यही होता है कि हम उनकी कदर करें, है ना, उनको चीजें में जाने, उनकी कदर करें, ताकि अब जैसे क्या है, जैसे गाय है बच्चों, गाय को गाय माता, हम लोगों ने गाय माता कहा। अब वो मैथिकल जो भी हो, यानी पौराणिक कथाओं में जो भी हो, लेकिन आप खुद सोचिए कि गाय का अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो हमारे जीवन में कितना ज़्यादा उपयोग है। गाय दूध देती है, गाय गोबर देती है, गोबर से बच्चों खाद बनाते हैं। दूध अगर ना हो तो सोचिए आप कितनी चीज़ें खाते हैं, घी खाते हैं, दही खाते हैं, छाछ पीते हैं, क्या कहते हैं, ये पनीर खाते हैं, ये कहाँ से बनता। तो इसकी इतनी ज़्यादा उपयोगिता, जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा उपयोगिता उसकी हमारे धर्म में उतनी ज़्यादा मान्यता। ठीक है, और फिर बच्चों बात करें तो बैल पहले होते थे, बैल कैसे मिलते, गैया, गाय से बैल, फिर वो बैल क्या करता था, खेती जोतता था, खेत जोतने के बाद ट्रैक्टर तो अभी आया बच्चों ना, इंसान ने तो खेत जोत नहीं पाता था पहले। सिंधु घाटी सभ्यता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना, या उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता में तो बैल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, लकड़ी से क्रोची जाती थी चीजें। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए, बैल ना होता तो सोचो उस समय जब, ठीक है, तो हमारे यहाँ खेती कैसे होती, खेती नहीं कर पाते, खेती नहीं होती तो हम लोग खाते क्या। तो सोचिए इतना ज्यादा गाय का उपयोग है, तो इसीलिए हमने उसको धर्म से जोड़ दिया। तो हर चीज को धर्म से जोड़ने के पीछे का एक प्रयास यही है बच्चों कि हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता जितनी ज्यादा हम उसको उतना ज्यादा मान्यता दे रहे हैं। बात समझ में आ रही मेरी। तो इसी तरीके जो ग्रह है, हम लोग ने ग्रहों को क्यों पूजा, हम लोग 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, क्यों करते, क्योंकि उनका हमारे जीवन में योगदान है। ठीक है भाई, जो अर्थ है, अर्थ भी तो एक ग्रह है। ग्रह क्या कर रही है, अर्थ क्या हमारे रहने के लिए वास है, हमें पेड़ पौधों के माध्यम से हमें फल दे रही है, हमें कृषि जमीन दे रही है। तो ये सब क्या, ये पूजनीय है, इसलिए हम पृथ्वी को माता बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट की, शुक्र की। तो जो शुक्र है बच्चों, ये क्या है, ये, अरे यार, या सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है, दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है।
ठीक है, यह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बात करेंगे, यह सूर्य की परिक्रमा, यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में, 225 डेज में, दिनों में पूरी करता है। वही चीज जो मैंने बुध में समझाई थी, एक चक्कर लगाने में यानी 360 डिग्री घूमने में अर्थ के चारों, सन के चारों तरफ कितना 225 दिन लगेगा। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। ठीक है, इसमें कोई तो इतनी ज्यादा बात है नहीं। ठीक है, ठीक, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है ये समझो, यह सामान्य ग्रहों की तुलना में, यह सामान्य ग्रहों को विपरीत, यह सामान्य ग्रहों के विपरीत, यह सामान्य ग्रहों की विपरीत सूर्य की परिक्रमा यानी रेवोल्यूशन, चारों तरफ से अर्थ के, सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करता है। ठीक है, सभी ग्रह मैंने बताया था, देखो मैंने कल आपको कहा था जैसे ये ग्रह मान लो ये बुध है, ठीक है, और इसको हम मानते हैं ये शुक्र है, तो मैं आपको लिख दे रहा हूं यहां पर, ये बुध हो गया यानी मरकरी है, ठीक है, और ये शुक्र है। ठीक है, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, वरुण, शनि, वरुण, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी जो ग्रह हैं सन के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, रोटेट मतलब रेवोल्यूशन करते हैं यानी परिक्रमा करते हैं, यानी ऐसे घूमते हैं। ठीक है, ऐसे घूमते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन जो शुक्र है और इसके साथ एक और ग्रह है जिसका नाम है अरुण, ये दो ग्रह जो हैं, जो यूरेनस जिसका नाम है, ये जो दो ग्रह हैं ये सूर्य के विपरीत दिशा यानी सामान्य ग्रहों के विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कैसे, ईस्ट से वेस्ट यानी पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, तो ऐसे घूम रहा है ये ग्रह। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से दो ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं, तो शुक्र और अरुण यानी विनस एवं यूरेनस। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, पॉइंट को लिखते चलना है, पॉइंट को समझते चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना, आप समझ जाएंगे तो आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, देन आगे बात करेंगे सूर्य के प्रकाश को, लिखते चलेंगे, सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता 70% होने के कारण यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो यही है, यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। क्यों चमकता है सबसे ज्यादा, तो आप लोग एक चीज जानते हैं कि सन की रेस, जो जैसे मान लो सन की रेस किसी चीज पे पड़ी और वो जितनी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाए, जितनी ज्यादा वो परावर्तित कर जाए, जितनी ज्यादा वो परिवर्तित यानी लौट जाए सौर, उतना ज्यादा वो चीज चमकता है। क्यों, क्योंकि जब वो लौट के कोई चीज जब जाती है तो उसकी जो किरणें हैं वो हमारे आंखों पे पड़ती है और वो हमें ज्यादा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जो सन की लाइट जितनी ज्यादा परिवर्तित करता है जो भी चीज, वो उतना ज्यादा चमकता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर बात करें तो क्या होता है, जैसे हम बात करें, जैसे ब्लैक वस्तु होती है, ब्लैक वस्तु को आप सभी जानते हैं कि गर्मियों में हम लोग बोलते हैं कि काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रीजन बताइए आप मुझे, बताएं क्यों? क्योंकि ब्लैक जो कपड़ा होता है वो सन की रेस को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है,
ज्यादा एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। लेकिन वही व्हाइट जो कलर होता है, जो व्हाइट कलर होता है वो सन की रेस को ज्यादा क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और इसी वजह से क्या होता है, व्हाइट कपड़े गर्मियों में ज्यादा पहने जाते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है फिर सन की रेस क्या होती है, सन जो वो कपड़ा होता है गर्म नहीं हो पाता ज्यादा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो सन की रेस होती है वो जिस चीज पे पड़ी वो जितनी ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी वो उतना ज्यादा चमकता है ना। और इसी वजह से वो क्या होता है, हमें वो व्हाइट कपड़ा जो है व्हाइट दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी ज्यादातर जो किरणें होती है वो वापस चली जाती है सन से, उसके कपड़े से टकरा कर। ठीक है, एल्बिडो बोलते हैं जिसको। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उसको। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता 70% होने की वजह से के कारण यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, जैसे अर्थ है, अर्थ बहुत सारे जो सन की जो रेस है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो एक चीज याद रखना, कोई भी चीज तभी गर्म तभी ठंडी होती है जब वो सूर्य की किरणों को अब्जॉर्ब करे या रिलीज करे। जब वो एब्जॉर्ब करती है तब वो ठंडी हो सॉरी गर्म होगी, और जब वो रिलीज करेगी तब क्या होगी, वो ठंडी होगी। बात को समझिए, हमारा अर्थ जो है, हमारी अर्थ अगर सन की किरणों को अब्जॉर्ब ना करे तो वो क्या हो, वो गर्म हो ही ना। ठीक है, वो गर्म हो ही ना। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब जैसे कि आप सोचिए, ब्रह्मांड में जहां पर सूर्य है और सूर्य से जब कोई चीज आने शुरू करती है तो आप सोचिए, जब हम हमारा जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा क्या है कि सौर की ऊपर क्या होता है, ऊपर ठंडा होता है अर्थ की तुलना में। ठीक है, ऊपर क्या होता है, ठंडा होने लगता है, टेम्परेचर या क्या होता है, तापमान क्या होता है, कम होने लगता है। क्यों? रीजन भाई, वहां से तो सन की किरणें पास पड़ेगी और आप वहीं से होकर आ रही। रीजन ये है कि वहां कोई बीच में अवरोधक ऐसी चीज नहीं मिलती जो सन की किरणों को अब्जॉर्ब कर सके, और जब अब्जॉर्ब नहीं होगा तो जाहिर सी बात वो चीज ठंडी होगी ही नहीं। ठीक है, गर्म होगी ही नहीं, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। मैं चीजों को सीखना। ठीक है, तो इतनी चीज लिख ली आपने, तो आगे चलिए और हम मिटाल कर और अभी इसमें लिखना है। देखो ये सारी चीजें फैक्चुअल चीजें थी, मैं चाहता तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको सीख ले पहले, लिख के रट के रख ले, उससे कोई मतलब नहीं है बच्चों। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप जब जान जाएंगे चीजों को तब आराम से, देखो अब यहाँ कितनी चीजें निकल रही, आप लिख लिए हो तो मगर समझ नहीं पाते, तो यहाँ देखिए मैं कितनी चीजें आपको समझा दे रहा हूं, ताकि आपका दिमाग, आपकी जो एबिलिटी है चीजों को सोचने की बढ़ेगी, उससे क्या होगी। ठीक है ना बच्चों, तो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, और इसी में नेक्स्ट जो बात करेंगे, अधिक ताप, लिखिए अधिक ताप तथा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक तापमान तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कितना है, या इसमें इसकी 90 to 95% अधिक तापमान तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण यह ग्रह प्रेशर कुकर की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। इस चीज को समझना है आपको, मैंने लिखवाया है, लिख लीजिए पहले, फिर मैं आपको इसको समझा दूं थोड़ा सा। ठीक है, लिख लिया होगा आप। ठीक है, तो समझिए, अधिक तापमान तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण यह ग्रह प्रेशर कुकर की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है ना। लाइक प्रेशर कुकर
प्लेनेट इसको बोला जाता है। ठीक है, रीजन आप समझिए, अधिक तापमान है, ये तो चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा, बहुत ज्यादा तापमान रहता है इसका, ठीक। लेकिन अब आप ये समझिए कार्बन डाइऑक्साइड, अब एक चीज देखो यहां समझना है आपको, एक चीज आपको ये चीज समझना है कि हम पिछली बार बता रहे थे कि जो इसकी एल्बिडो है, ये जो सन की जो किरणें है ज्यादा वापस कर देता है, तो ये ज्यादा गर्म होना ही नहीं चाहिए था। भाई मैंने पिछली क्लास अभी आपको बताया कि ये क्या करता है, ये सन की जो रेज है बहुत ज्यादा ये डिफ्लेक्ट कर देता है। भाई जब ये डिफ्लेक्ट कर देता है तो ये ज्यादा गर्म होना ही नहीं चाहिए था, इसका तापमान ज्यादा होना ही नहीं चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। क्यों भाई? मैंने बताया कि जो भी चीज जितनी ज्यादा सन की किरणों को ऑब्जॉर्व करेगा उतना ज्यादा गर्म होगा, उतना ज्यादा गर्म होगा। लेकिन इसके साथ क्या चक्कर है कि ये भैया रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो फिर इसका तापमान अधिक कैसे हो गया? लेकिन तापमान अधिक है कैसे? तो उसका रीजन है बच्चों उसके पीछे का रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें मैंने कितनी लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड? 90 to 95% इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और आप सभी जानते हैं कि जहां पर जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसका उतना ही ज्यादा तापमान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा क्या हो रही? बढ़ रही है, और जितनी ज्यादा वो बढ़ रही उतना ज्यादा क्या हो रहा है? हमारा एटमॉस्फेयर वार्म हो रहा है, यानी गर्म हो रहा है। वार्म मतलब ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग शब्द को समझिए। वार्मिंग मतलब क्या होता है? वार्म मतलब क्या होता है? गर्म होना, गर्म होना। इसीलिए क्या होता है, उसको क्या हो रहा है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा जो हमारा अर्थ की जो है ना, अर्थ ना वो गर्म हो रही है, उसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोग कहते हैं कि ना कि हम लोगों ने पूर्ण औद्योगिकरण के बाद से क्या हुआ, हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है, जिसके वजह से क्या हुआ है, कार्बन औद्योगिकरण के पूर्व की तुलना में औद्योगिकरण के बाद में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी हो गई है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। रीजन क्या है? हमने बहुत सारे पेड़ काट दिए, हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई जहां से कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति हो रही है, हमने बहुत सारे ऐसी चीजें, प्लांटेशन, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत प्रचुर मात्रा में निकल रहा है, और उसी की वजह से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही, और फिर क्या हो रहा है? उसी वजह से तापमान। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती, जो क्या कहते हैं, जो सन रेज होती उसको एब्जॉर्ब कर लेती, और एब्जॉर्ब करेगी तो मैंने बताया कि वो गर्म होगी। इसी वजह से यहाँ का तापमान क्या होता है? गर्म। तापमान इसलिए गर्म नहीं होता कि यहां पर ये सन के पास में है तो यहां पर क्या होता है? ज्यादा टेम्परेचर नहीं। मैंने बताया पिछली क्लास में कि ये इसकी एल्बिडो को वापस ज्यादा कर देता है, लेकिन रीजन बस यही है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, जिस वजह से यहां का तापमान बढ़ा। मैं कह रहा हूं पूरा यूट्यूब छान मारिए, आपसे कोई ये पॉइंट इसको समझा पाया आपको ना, तो मुझसे आगे बताइएगा। सीधे लिखा के चले, और पहली बात तो इस तरीके लिखाते ही नहीं है, सीधे लिखा के चले जाएंगे, आपको समझाएंगे ही नहीं। ठीक है, वो बता देंगे कि सन के पास है इसलिए तापमान। भैया जब पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी एल्बिडो को वापस कर देता है, ज्यादा से ज्यादा 70% किरणों को वापस कर देता है, तो फिर ये ज्यादा तापमान होना ही नहीं चाहिए था, कम तापमान होना चाहिए था। लेकिन फिर भी इसका तापमान क्यों ज्यादा रहता है? रीजन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% से 90 to 95% होती है हर पूरे गैसों में। तो आप सब ये भी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? सन की रेस को क्या होती है? एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करती है तो क्या होगा? गर्म होगा। इसी वजह से क्या होता है? ये ग्रह क्या होता है? प्रेशर कुकर की तरह काम करता है, और इसका तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, जितना ज्यादा तापमान बढ़ाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर कुकर की तरह काम करेगा। आप सभी जानते हैं प्रेशर कुकर मतलब क्या होता है बच्चों? जब नीचे से आग जलाए, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्या होगा? प्रेशर कुकर में क्या होगा? अगर प्रेशर में अगर सीटी न लगी हो तो समझ लो फट जाएगा। सीटी क्यों लगी होती है? क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ता है वो सीटी ऊपर का वो किप होता है उड़ जाता है, उससे क्या होता है? गैस बाहर निकलने लगती है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। अब आपको पॉइंट को क्लियर है ये पॉइंट? चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। देखो इसीलिए तो मैं लिखा रहा हूं इसको, इसीलिए तो मैं करा रहा हूं, नहीं तो मैं चाहता तो इसको आपको पीडीएफ ना दे देता। यही रीजन है बच्चों, क्योंकि यहां से आपका क्या हो रहा है? यहां से आपका क्या हो रहा है? बेसिक से एडवांस की ओर अब हम मूव करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बेसिक से एडवांस की ओर मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और मैं आपको कह रहा हूं बच्चों, इस तरीके से चीजें आपको कोई पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा कहीं पर। आप बहुत ही, अगर आप यहाँ आ गए हैं तो आप ये समझिए कि आप बहुत सही जगह हैं। आपको दोबारा कहीं किसी से पढ़ना नहीं पड़ेगा किसी चीज़ को, और एक एक चीज़ें आपको मिलेगी, एक एक चीज़ बस आपको करना बस यही है कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किया कर लीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर लें। ठीक है, चलिए अब हम आगे और बात करेंगे इसमें। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपने इसके बारे में पढ़ ली। ठीक है, इतनी चीज़ें इसके बारे में आप लोगों ने बच्चों मेरे पढ़ ली। ठीक है, ठीक है, चलिए और हम इसके बारे में बात करेंगे, और आगे इसके बारे में बात करेंगे। इसे सांझ का तारा
है ना, मून ऑफ नाइट है ना, मून ऑफ इवनिंग है ना, सॉरी स्टार ऑफ इवनिंग है ना। अब हिंदी मत लिखिएगा मगर सांझ का तारा ही लिखिएगा इसका, इसे सांझ का तारा तथा एवं 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 भोर का तारा, एवं भोर का तारा कहते हैं। क्योंकि, क्यों कहते हैं? क्योंकि शाम को यह पश्चिम दिशा में, क्योंकि शाम को यह पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में तथा पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व दिशा में दिखाई देता है, पूर्व दिशा की ओर दिखाई देता है, की ओर, पूर्व दिशा की ओर दिखाई देता है, की ओर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहते हैं। क्योंकि 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 यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व दिशा में दिखाई देता है, पूर्व दिशा की ओर दिखाई देता है। ये फैक्ट है, इसको आप बस ऐसे रट लीजिए। ठीक है, तो देखो आप इसको समझना, अब ये किसके सापेक्ष दिखाई देता है? अर्थ के सापेक्ष। हम लोग अर्थ के सापेक्ष देखते हैं ना, क्योंकि अर्थ को, हम लोग अर्थ पे है ना, हम लोग अर्थ में हैं, तो हम लोग कैसे देखेंगे? हम लोग अर्थ के सापेक्ष चीजें देखेंगे। भाई हम लोग सन के सापेक्ष, सन पे होते तो हम लोग सन पे सापेक्ष देखते ना। तो ये सुबह क्या होता है? अर्थ के कहां दिखता है? पूर्व की ओर दिखता है, और शाम को कहां दिखता है? तो अर्थ के पश्चिम की ओर दिखता है। इसीलिए इसे सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। जैसे सूर्य को क्या होता है? सूर्य सुबह क्या दिखाई देता है? पूर्व में दिखाई देता है, और शाम को कहां? पश्चिम दिशा में। इसी वजह से इसको तारा बोला गया, क्योंकि सूर्य की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि सूर्य आप सभी जानते हैं कि सुबह हमको पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है और शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है। और इसी तरीके से ये जो क्या है, ये बुध ग्रह है, सॉरी शुक्र ग्रह है, ये क्या होता है? ये शाम को, यानी सॉरी सुबह जो है पूर्व दिशा की ओर दिखाई पड़ता है। कहां, कब, किसके तुलना में? पृथ्वी से। पृथ्वी पर है ना, तो हम देखते हैं तो हमें ये सुबह कहां दिखाई पड़ता है? हमें सुबह ये दिखाई पड़ता है पूर्व दिशा की। लेकिन जब हम शाम को इसको देखते हैं तो शाम को ये हमारे पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सांझ का तारा एवं भोर का तारा बोलते हैं। क्लियर है चीज? क्योंकि ये सूर्य की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे? जैसे सूर्य सुबह पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है और शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है, ऐसे। ठीक है, और हम किससे तुलना कर रहे हैं? इसकी अर्थ के सापेक्ष देख रहे हैं ये सारी चीजें, न कि सूर्य के सापेक्ष नहीं देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करें। ठीक, आगे बात करें इसे। अभी एक दो पॉइंट और इसे देखो, ये कितना इंपॉर्टेंट था दोस्तों, सोचो कितना इंपॉर्टेंट था ये। बच्चों आपको बस क्लास करते रहना है रेगुलर, बहुत मजा आएगा। पर डे एक क्लास आपको मिलेगी और चीजों को सीखेंगे आप। सबसे पहली चीज तो ये है मेरे साथ आप देखो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और चीज याद करेंगे, आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण, आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका सिर्फ यह है कि इसका भी जैसे बुध का कोई अपना ग्रह नहीं, इसका भी अपना कोई प्राकृतिक, मैं लिख दे रहा हूं इस बार नहीं तो पता चले नेचुरल उपग्रह नहीं है। ठीक है, जैसे बुध का कोई ग्रह उपग्रह नहीं है, इसका भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। प्राकृतिक मानव मेड तो भेजे गए, उससे हमें मतलब नहीं, हमें प्राकृतिक की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये हो गए बच्चों, हमने शुक्र के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ठीक बच्चों, तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में वो है पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, चलिए फटाफट बात करेंगे हम आगे बच्चों मेरे। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों, थर्ड जो ग्रह हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी बात है अर्थ, यानी पृथ्वी, यानी अर्थ। ठीक मेरे बच्चों, ठीक मेरे लाल, चलो छुटकू आ जाओ। अब हम अर्थ की बात करेंगे। तो अर्थ की क्या है बच्चों मेरे, तो अर्थ के बारे में लिखेंगे। इसमें हम लोग एक एक पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा ग्रह है जिसपे हम रहते हैं, तो यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की उम्मीद रहती है। तो याद रखिएगा, यह सूर्य से दूरी के क्रम में, यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा उपग्रह है, तीसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह है। ठीक है, या सौर मंडल का, या आकार की दृष्टि से लिखेंगे, या आकार की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें तो देखो समझाने वाला कुछ है नहीं, या आकार की दृष्टि से, ये फैक्ट है, या आकार की दृष्टि से सौर मंडल का, सौर मंडल का पांचवा ग्रह है, पांचवा बड़ा ग्रह है, पांचवा बड़ा ग्रह है, बड़ा ग्रह। कैसे, आकार की दृष्टि, या आकार की दृष्टि से सौर मंडल का पांचवा बड़ा ग्रह है, आकार की दृष्टि से, है ना। तो मैंने बताया था सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति, फिर कौन सा है शनि, फिर कौन सा है अरुण, फिर कौन सा वरुण, देन इसके बाद पृथ्वी। ठीक है, मैंने आकार भी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। अब आगे आएंगे, फैक्ट है ये तो कोई दिक्कत नहीं। या सूर्य की परिक्रमा परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरी करता है, पूरी करता। यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरी करता है। चलिए, एक चक्कर लगाने में सूर्य का ये कितना दिन लेता है, तो 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक, ठीक है, तो फिर और इसके आगे लिखेंगे, पृथ्वी की इस गति को लिखेंगे, पृथ्वी की इस गति को, इस गति को वार्षिक गति, वार्षिक गति या परिभ्रमण भी बोलते हैं इसको, है ना, या परिभ्रमण, परिभ्रमण, ठीक है, कहते हैं। देखो, किसी को अगर ये चीज समझ में ना आ रही कि परिक्रमा का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, ये सन है, तो सन के चारों तरफ ये चक्कर लगाती है, इसी को परिभ्रमण। जैसे कि अगर आपको और एक एग्जांपल मैं लूं, तो मैं हमेशा एग्जांपल लेके बताता हूं बच्चों को, कि जैसे आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जब जाते हैं तो मंदिर स्टेबल होता है, मंदिर एक जगह पर होता है, उसके चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, परिदक्षिणा लिखा होता है। आप कभी अगर आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे तो वहां पर मंदिर की जो संरचना होती है जब पढ़ाई जाती है ना, जो द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली, ये क्या होती है, ये शैलियां हैं। इन शैलियों में जब पढ़ाया जाता है तो वहां प्रदक्षिणा पथ भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। या आप कभी भी जब वो पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, जो सांची का स्तूप, उसकी स्ट्रक्चर को जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको प्रदक्षिणा पथ दिखाई पड़ेगा, तो परिदक्षिणा पथ उसको बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपनी लेहमेन की भाषा में बोले तो मंदिर होता है, मंदिर के चारों तरफ हम क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। वही समझ लो क्या कर रही, सन जो है, सन को मान लो पृथ्वी का भगवान है, सन को मान लो पृथ्वी का भगवान है, और सन जो है पृथ्वी का भगवान है, और जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ रोज चक्कर लगा रही है, ठीक है। उसको कुछ मांग रही होगी, शायद हो सकता है उसकी कुछ मन्नत हो, तो डेली चक्कर लगा रही है, ठीक है। मतलब कितने, 365 दिन में, बहुत समय ले लेती है। वैसे तो हम लोग एक दिन में हम लोग आधे घंटे में मंदिर के पता नहीं कितने चक्कर लगाते हैं, ये थोड़ा समय ले रही है बच्चों, ये इसका कुछ ज्यादा बड़ी मानता है, तो बहुत ये लेट के चक्कर लगा रही हो सकता है। ओहो सॉरी, लाइट हो गई, लाइट इज गॉन। एक सेकेंड
बच्चों लाइट चली गई है, लेकिन कोई नहीं, हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो क्या है, ठीक है, तो हम लोग क्या है, जैसे मंदिर की प्रदक्षिणा वैसे ही ये कर रही है, ठीक है, तो ये इस तरीके से कर रही है, ठीक है। तो फिर इसी को इसलिए मैंने बोला, क्योंकि देखो ये जैसे ही ये एक चक्कर पूरी करती है सन के चारों तरफ घूम लेती, वैसे ही क्या होता है, एक वर्ष हो जाता है, यानी एक साल हमारा हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको वार्षिक गति बोलते हैं, इसीलिए इसको वार्षिक गति बोलते हैं। जैसे ही इसका एक चक्कर पूरा होता है, हमारा भी एक साल हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जनवरी टू जनवरी यानी 22 से 23 में पहुंच जाते हैं, 2022 से 23 में पहुंचे, है ना। तो 22 से 23 पहुंचे कैसे, इसने एक यानी इसने क्या किया, पूरा एक चक्कर जब लगा लिया तो हमारे यहाँ एक साल बदल गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको वार्षिक गति भी बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे पॉइंट लिख लो। बच्चों वाइट नहीं आ रही तो आपको शायद यहाँ पे कुछ ब्लर दिखाई पड़े, तो जो चीज आप लिख ले, अब मैं बोल दे रहा हूँ आप लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको बोल दे रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिए। लिखिए पृथ्वी, लिखिए आगे अगला पॉइंट लिखिए पृथ्वी, अगला पॉइंट लिखिए पृथ्वी, पृथ्वी लगभग लगभग 24 घंटे में, लिखिए पृथ्वी लगभग 24 घंटे में यानी 24 आवर में, 24 घंटे में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेती है, एक चक्कर पूरा करती है, अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करती है। मैंने लिखो, पहले लिखो पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेती है। अपने अक्ष मतलब अपने एक्सिस पर, एक्सिस अक्ष मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, एक्सिस, एक्सिस, ठीक है, अपने एक्सिस यानी अपने अक्ष पर एक चक्कर। यानी देखो ये एग्जैक्ट कितना होता है मैं आपको बताऊं, 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट और 9.54 सेकंड होता है। लेकिन आपको इतना ज्यादा नहीं क्रिटिकल जाना, आपको इतना ज्यादा अंदर नहीं जाना, आपको सिर्फ इतना जाना कि लगभग 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में एक अपने अक्ष पर एक चक्कर। यानी क्या है, जैसे ये क्या है बच्चों, क्या है, जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर क्या है, ये मार्कर अपने अक्ष पर ऐसे घूम रहा होता है, अपने अक्ष पर ऐसे, ये जो है ना ऐसे अपने अपने, ठीक है, ऐसे चक्कर। लट्टू आप देखें कभी, लट्टू देखे हैं, लट्टू क्या करता है, लट्टू होता है और फिर वो क्या होता है, घूम रहा होता है, वो भाग भाग कर नहीं, एक जगह पे स्थिर होकर जब घूम रहा होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को घूर्णन बोलते हैं। लट्टू को आप नचाए होंगे कभी बचपन में, वो जब एक जगह स्थिर होकर घूमता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को घूर्णन बोलते हैं। किस कहां पर, जब अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है। अब आप एग्जांपल समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये अपने एक्स पर 24 घंटे में पूरा एक चक्कर पूरा करती है और इसी से क्या होता है, दिन रात होता है, इसी से क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है। और अपने पूरी परिक्रमा करती है सूर्य के चारों तरफ, वो तो अलग है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी थोड़ा इसी के आगे लाइन में, इसी लाइन के आगे जहां पे ये खत्म हुआ है, इसी के आगे एक लाइन कंटिन्यू करेंगे। पृथ्वी की इस गति को, पृथ्वी की इस गति को पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति अथवा घूर्णन गति, घूर्णन मतलब रोटेशन, घूर्णन गति, रोटेशन यानी घूर्णन गति, रोटेशन, ठीक है, रोटेशन, ठीक है। बच्चों दिख नहीं रहा है, आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बोल के लिखा दूं, मेरा फेस तो दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति अथवा घूर्णन गति भी कहते हैं, ठीक है, ठीक। इससे क्या होता है, इस गति से दिन एवं रात होते हैं। आगे लिख लीजिए इसे में, इस गति से दिन एवं रात होते हैं, दिन एवं रात होते हैं, ठीक है। तो लिखें आगे लिखें पृथ्वी की ठीक है, वो मान लिखिए उसको काटिए, पृथ्वी वाला अगला पॉइंट लिखना शुरू कीजिए। अगला पॉइंट लिखिए चारों ओर, लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, चारों ओर मध्यम तापमान, चारों ओर मध्यम तापमान, ऑक्सीजन और मध्यम तापमान ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में, है ना, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर कैसे लिखते हैं, ऐसे, प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण यह एकमात्र उपग्रह है, ग्रह है, एकमात्र ग्रह है, एक सेकंड रुक जाइएगा, यह एकमात्र ग्रह है, आ गई है, ठीक है, यह एकमात्र ग्रह है
जहां जीवन संभव है, जहां जीवन संभव है, ठीक है, जहां जीवन संभव है, ठीक है। तो आप सभी जान रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन है, इसीलिए तो इसको लिखा है कि यहां जीवन संभव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें और लिख लेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट चलिए आगे। इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात तो है नहीं, आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पानी है तो ऑक्सीजन है तो बच्चों क्या है, कार्बन है ना, ये सारी चीज़ें हैं, तापमान मध्यम मिनिमम तापमान है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर रह पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात रखेंगे। आगे हम बात करेंगे पृथ्वी पर, अगला पॉइंट, पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण, पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। यानी पृथ्वी पर, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण, ठीक है, होने के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, या अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो किसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो अर्थ को। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं तो ये नीला दिखाई देती है। क्या क्यों बच्चों? रीजन ये है कि हमारा जो पूरी अर्थ है, उस पूरे अर्थ पर 75% पर पानी है और 25% पर लैंडफॉर्म्स है। यानी जो हम लोग जो भूखंड पे जिस पर हम लोग रह रहे हैं वो मात्र 25% है, और जो पानी है, जो महासागर है, वो कितने प्रतिशत पर है? वो 75% में। तो यानी 1/4 में लैंड है, और है ना 3/4 पे क्या है बच्चों? वो क्या है? वो पृथ्वी है ना, लैंड है। तो इस पानी है, इसी वजह से क्या होता है, ये नीली दिखाई पड़ती है। 75% पानी, 25% लैंडफॉर्म है, तो पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है हमारे लैंडफॉर्म, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से ये नीली दिखाई देती है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट ये? चलिए आगे पॉइंट लिखिए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, आगे पॉइंट लिख लीजिए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा, यानी मून है। आप सभी को पता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, मून है, ठीक बच्चों। तो ये हमारी हो गई दोस्तों अर्थ के बारे में, बच्चों मेरे अर्थ के बारे में, ठीक है मेरे छुटकू। तो ये हो गई हमारे अर्थ के बारे में बात, ठीक बच्चों। तो आज हम लोग बच्चों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज देखो ये जो 3 ग्रह थे इनमें समझाना जो ज्यादा था, शुक्र में, पृथ्वी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह, यहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग होगी। आपको लगा होगा कि हाँ आज मुझे सोलर सिस्टम तो आपको इस तरीके से कोई पढ़ाते हुए नहीं मिला होगा कि इस तरीके से जोड़ देना, ज्योग्राफी में और टॉपिक से जोड़ देना, ये मैं जोड़ के पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपको मजा आएगा पढ़ के। और हाँ बच्चों, अगर सेशन मजा आएगा, अच्छा लगा हो, और वीडियो अगर पसंद आई हो, और अगर आपको लगा हो कि हाँ मेरे काम की चीजें मुझे मिली, आज जो मैं सीखना चाह रहा था वो मुझे सीखने को मिला, तो बच्चों चैनल को, अगर नए हैं आप अपने इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि कैसी लगी क्लास बच्चों। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आप वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, जो भी आपके जानने वाले हैं वहां तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि और लोग भी वीडियो के साथ जुड़ें, ठीक है। ताकि और भी हमारा जो कारवा है, अभी हमारा जो छोटा परिवार है, कैराकट जीएस एकेडमी का जो छोटा परिवार है, वो और बड़ा हो, ताकि हम लोग है ना एक बड़ी फैमिली बना पाए इसको, ठीक है। तो इसके लिए बस आपका बच्चों सपोर्ट चाहिए। आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि आप ही हमारे एक तरीके से कह लीजिए, ठीक है, इस वीडियो के मतलब जो कह लीजिए जो शेयरदाता है, ठीक है। मतलब शेयर जितना आप करें उतना ही जाएगा, क्योंकि आप ही लोग हैं। वीडियो को जब जितना ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं, जो भी जाए, है ना, ठीक है। तो वीडियो को बच्चों शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, बाय, जय हिंद।